अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज़ अ टेक्निक फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा हो जिसमें कुछ डेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और कुछ वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्कैटर्ड हो और उसको हम 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम PCA टेक्निक को यूज़ करते हैं। बहुत कॉमनली यूज टेक्निक है। अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो कि पैटर्न रिकग्निशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें नॉर्मली ये होगा कि आपको 2 डायमेंशनल डेटा कुछ सैम्पल्स प्रोवाइड किए हुए होंगे। तो आपने इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिक 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे नंबर ऑफ़ फीचर्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x और y 2 फीचर्स हैं, तो इसका मतलब है कि स्मॉल n इज़ इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आपको कितने दिए गए हैं। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे और वो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। अगर आपको 5 सैम्पल्स दिए हुए हैं तो कैपिटल N विल बी इक्वल टू 5 होगा और सो ऑन। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली हम मीन कैलकुलेट करते हैं और हमने x का और y का दोनों फीचर्स का अलग अलग से मीन कैलकुलेट कर लेना है। नाउ इन स्टेप नंबर 3 वी हैव टू फाइंड आउट कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली जब हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा होता है तो डिपेंडेंस ऑफ वन फीचर ऑन अदर, यानी कि x की डिपेंडेंस y पर और y की डिपेंडेंस x पर, या दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि x किस तरह से y के ऊपर असरअंदाज होता है और y किस तरह से x को इफ़ेक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड कोवेरियंस। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास स्मॉल n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 फीचर्स हैं, 2 डायमेंशंस हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 का स्क्वायर 4 बनता है। इसका मतलब है हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, xx, xy, yx और yy। तो अब हम बनाते हैं 4 पेयर्स को बना लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो कोवेरियंस ऑफ x ऑन x है उसका फॉर्मूला होगा 1/n-1 समेशन ऑफ x के तमाम एलिमेंट्स में से माइनस होगा x का मीन, ठीक है, और ये आप इसका स्क्वायर ले लीजिए। वैसे ये मल्टीप्लाई होता है 2 दफ़ा अपने ही आप से, तो आप इसका स्क्वायर ले लें तो क्या बनता है 1/n-1 और यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा। और जब आप x की वैल्यूज़ में से उसका मीन माइनस करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू 4 थी, 4 में से माइनस किया 8, फिर दूसरी वैल्यू 8 थी, 8 में से माइनस किया 8, ये 8 बेसिकली मीन है x का। 13 इज़ द थर्ड वैल्यू ऑफ x, उसमें से हमने मीन ऑफ x माइनस किया। इसी तरह से अब हम कोवेरियंस ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है, 1/n-1 था तो वो 3 आ गया, और x की वैल्यू में से x का एवरेज माइनस होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये चीज़ y की वैल्यू में से y का एवरेज मल्टीप्लाई माइनस होगा और इसका होल समेशन लगेगा। तो बेसिकली जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है उतनी दफ़ा बेसिकली इस चीज़ को हमने रिपीट करना है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है जिसमें से x का मीन माइनस हुआ, फिर ये सेकंड वैल्यू ऑफ y है उसमें से y का मीन माइनस हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया, समेशन आएगी नेक्स्ट वैल्यू यानी कि सेकंड वैल्यू ऑफ x, उसमें से x का मीन, थर्ड वैल्यू ऑफ सेकंड वैल्यू ऑफ y, उसमें से y का मीन, इसी तरह थर्ड वैल्यू ऑफ x में से x का मीन, थर्ड वैल्यू ऑफ y में से y का मीन, और ये फोर्थ वैल्यू ऑफ x में से x का मीन और फोर्थ वैल्यू ऑफ y में से y का मीन। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को और फिर इनको समेशन करेंगे तो आपके पास कोवेरियंस ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी, विच इज़ कमिंग आउट -11। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कोवेरियंस ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y या y विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों हमेशा सेम होती हैं, इसलिए मैंने इनको इक्वेट करके -11 लिख दिया है। अच्छा, अब कोवेरियंस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y के लिए बिल्कुल पहले जैसे हमने x विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया था कि ये 1/n-1 आ गया और y की टर्म में से y का मीन माइनस होगा और उसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लिख देंगे। अब ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ y में से आप देखें y का मीन माइनस हो रहा है, स्क्वायर आ गया, सेकंड वैल्यू ऑफ y में से y का मीन माइनस हो रहा है, थर्ड वैल्यू ऑफ y में से y का मीन, और इसी तरह फोर्थ वैल्यू। तो हमारे पास कोवेरियंस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू आ गई।
अब इन 4 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बना देंगे और उसको S का नाम दे देंगे। तो बेसिकली दिस इज़ द कोवेरियंस मैट्रिक्स। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ तक पूछा जाए, लेकिन अगर आपसे आगे भी पूछा जाता है कि अब आप आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करें, तो उस केस में हम स्टेप नंबर 4 की तरफ जाएंगे, वरना स्टेप नंबर 3 तक हमारा सोल्यूशन हो चुका है। बेसिकली आइगन वैल्यूज़ हम किस तरह फाइंड करते हैं? आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एवेलुएट करना पड़ता है। तो इसमें हम एस मैट्रिक्स के अंदर से लैम्डा आई को माइनस कर रहे हैं। एस मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है, हमने फाइंड किया था, जिसकी वैल्यू थी 14 माइनस 11, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस 14 में से 1 को मल्टीप्लाई किया लैम्डा से और ये लैम्डा माइनस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 0 था, तो हमने 0 में से हमारे पास एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी -11। तो हमने ये किया कि इस वैल्यू को जो -11 अच्छा, उसके बाद हमने t को एज्यूम किया कि t की वैल्यू जो है वो इस टाइम 1 है। जब हमने t की वैल्यू 1 रखी तो u1 ऑटोमेटिकली में आपको 11 आ जाएगा और u2 की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 10। तो यहाँ पर दोबारा देख लें एक दफ़ा तक आपको क्लियर हो जाए। बेसिकली यहाँ से u1 ओवर 11 वॉज इक्वल टू t, तो t को 1 रखा तो u1 नेचुरली 11 बन जाएगा और u2 जो है वो 14 माइनस लैम्डा 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम आएंगे तो बेसिकली हमने क्या करना है, हम कहेंगे कि जो आइगन वेक्टर है u1, अगर हम लैम्डा 1 का फाइंड करें तो उसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 11 है और दूसरी 14 माइनस लैम्डा 1 है। लैम्डा 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 30.38, तो हम वो वैल्यू डाल देंगे और वो वैल्यू डालने से हमारे पास जो आंसर्स आएंगे u1 के वो है 11 और -16.3849। तो इस तरह से हमारे पास आइगन वेक्टर u1 आ गया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम आइगन वेक्टर u2 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम दूसरी इक्वेशन को के अंदर t को 1 रखें तो हम वहाँ से दूसरा आइगन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं आइगन वेक्टर को। आइगन वेक्टर को नॉर्मलाइज़ करने में कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने सिंपली इन्हीं दोनों टर्म्स, ये जो 2 टर्म्स इस वेक्टर के अंदर मौजूद हैं, इन्हीं दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेना है, उनका अंडर रूट लेना है और आपने डिवाइड कर देना है इन दोनों टर्म्स के साथ। यानी 11 को भी आप डिवाइड करेंगे, 11 स्क्वायर प्लस -16.38 का स्क्वायर होल अंडर रूट, और इसी तरह इस दूसरी टर्म को भी आप इसी पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे, तो आपकी ये दोनों टर्म्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अच्छा, यूनिट आइगन वेक्टर ये होता है कि आपने बेसिकली जो ये आइगन वेक्टर फाइंड किया, इसी आइगन वेक्टर की आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ये देखें सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू बन गई और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो सेकंड वैल्यू बन गई। और इसी तरह से आपने ये भी किया कि अगर जिस वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन था उस साइन को बस आपने पॉजिटिव बना देना, तो ये आपका एक यूनिट आइगन वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अब हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ठीक है, पीसीए के थ्रू हमने 2 डायमेंशनल डेटा को 1 डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करना था, हमने सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं, तो अब डेटा कहाँ है? तो अगर आपको नया डेटा सेट भी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने अब नया 1 डायमेंशनल डेटा बनाना है, जिसके अंदर x और y 2 एलिमेंट्स नहीं होंगे बल्कि बस एक ही एलिमेंट होगा। Alright, so we will write कि we are going to make our first type of PC1 like first principal component। उसमें हम एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 सैम्पल्स बनाने जा रहे हैं। पहले सैम्पल का नाम होगा P11, P12, P13 और P14। अच्छा, P11 फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या यूज़ की जाएगी? इक्वेशन होगी हमारी जो E1 हमने फाइंड किया था, देखिए यहाँ पर ये जो हमने E1 फाइंड किया था जिसको हम कह रहे थे कि हमारा आइगन नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है, ठीक है, वो वाला E1 लगेगा विद ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज हम ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है?
तो अगर हमारा कॉलम वेक्टर है तो वो रो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई होगा एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन। अब अगर P11 है तो एक्स आई क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स आएगी यहाँ पर, और 1 है तो y का भी फर्स्ट टर्म आएगी, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ x माइनस एक्स का मीन, फर्स्ट टर्म ऑफ y माइनस y का मीन। तो ये वाला जो वेक्टर था ट्रांसपोज लेकर वो अब इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सब्ट्रैक्शन से टर्म्स आई हैं और ये P11 की वैल्यू -4.305 आ गई। इसी तरह से P12 फाइंड करना है अब आपने, ठीक है। तो P12 फाइंड करने के लिए क्या होगा, अब वही बेसिकली हमारा E1 का ट्रांसपोज यहाँ पर आ गया और ये अब आपकी जो है क्या है, सेकेंड टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाती हूँ एक्स की जो टर्म्स हैं, ये देखें एक्स की हमारे पास टर्म्स क्या थी, ये सेकंड टर्म है एक्स की 8 और 4, तो हमने ये यूज़ किया यहाँ पर 8 और 4 और उसमें से मीन माइनस कर दिया और मीन माइनस करके जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हमारे पास बेसिकली P12 आ गया। इसी तरह से P13 फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, E1t तो बिल्कुल सेम वही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर थर्ड टर्म ऑफ x और थर्ड टर्म ऑफ y आ जाएगी। यहाँ से आप वेरीफाई कर लें, ये बेसिकली थर्ड टर्म ऑफ x है और ये थर्ड टर्म ऑफ y है, ठीक है। उसकी हमने सब्ट्रैक्शन की और वो हमने यूज़ कर दिया। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म है उसके लिए भी हम जो फोर्थ टर्म ऑफ x है उसमें से मीन और फोर्थ टर्म ऑफ y में से y का मीन, और ये हमारे पास जो दो वैल्यूज़ बन रही हैं 7 - 8 और 14 - 8.5 से इन दोनों वैल्यूज़ को हमने, यानी कि इस फर्स्ट टर्म को हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, और इस सेकेंड टर्म को हमने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है और दोनों टर्म्स आपस में सम हो जाएंगी। हमारे पास एक सिंगल वैल्यू बनेगी विच इज़ इक्वल टू 5.1236, तो ये हमारी P14 बन गई। तो इस तरह से हमारे पास जो है बेसिकली -4.3, 3.736 और 5.69 और 5.1236, ये 4 टर्म्स बनी है। बेसिकली ये 4 हमारे पास न्यू डेटा सेट बन गया। तो आपको अगर PCA की पूरी टेक्निक सॉल्व करने की अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।